हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या सभी को मेरी तरफ से। कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि मेरी छोटी सी फैमिली बहुत अच्छी होगी, मस्त होगी। आज की जो क्लास है ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। मैंने आपको शॉर्ट नहीं करवाया था, न राजन का ही नहीं पवन का करवाया था। कल मैंने आपको सुबह इंग्लिश की क्लास दी थी जिसमें आपको वेरी शॉर्ट करवाया था। आपको हर एक चीज़ को ध्यान से देखते हुए चलना है। वेरी शॉर्ट मैंने राजन का करवाया था और सेम वही वेरी शॉर्ट पवन में भी है, इसलिए मैंने पवन का वेरी शॉर्ट नहीं करवाया है। और बल्कि ये जो शॉर्ट्स क्वेश्चन 2 नंबर वाले हैं ये मैं आपको देख लूँगी। ये तो आज मैंने यहाँ पर पवन का लिया हुआ है, दोनों मिक्स लेकर चल रही ताकि दोनों सीरीज जिसके पास नहीं हो वो बच्चा दोनों की देख ले। और आपको अगर हो सकेगा देखेंगे हम राजन की, कि अगर राजन में भी कुछ अलग क्वेश्चंस रहे तो मैं आपको शॉर्ट के उनके क्वेश्चंस भी करवा दूंगी। तो अभी तक मैंने शॉर्ट की क्लासेस नहीं करवाई है एक भी, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको इस बार जो है शॉर्ट के भी क्वेश्चन सारी सीरीज़ के करवाऊँ ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। क्योंकि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस चीज़ को बताऊंगी, तो हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को विदाउट एनी फर्दर डिले। आप सभी शालीन क्लास साथ बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलिए। जो भी नए आ रहे हैं एक बात फ्रेंड ध्यान रखिए, मैथ और इंग्लिश प्लीज़ फोकस कर लीजिए ताकि आने वाला वक्त फिर हमारे लिए खुशियाँ ही नया साल लेके आए, वरना आपका रिजल्ट आएगा तो नेक्स्ट ईयर ही, तो वो फिर दिक्कत हो। इससे अच्छा है कि हम अभी मेहनत कर ले, वो ज़्यादा बेटर है। आप पहले दुख को झेल लो, आगे फिर सुख ही सुख होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे। मैंने वही इंपॉर्टेंट लिए हैं जो आपको लग रहा है जेन्युइनली कि आएगा, क्योंकि वैसे तो दिया बहुत कुछ है तो सारा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कुछ रिलेटेड नहीं है, नहीं आने की चांसेस है। जो आने की चांसेस ज़्यादा है उसको मैंने यहाँ पर पूरा ले लिया है। देखिए पहला क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया है। वो भी 2021 में आपको आया हुआ है, आपके पेपर में रिसेंट ही ईयर में आया हुआ है, तो आने की सेम चांसेस भी है और इसके समरूप सिमिलरिटी वाले भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इसी फॉर्म में। आइए देखते हैं क्या है यहाँ पर। ये आज का पहला क्वेश्चन है, 2 नंबर का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डिफाइन एन एडजेक्टिव विद डिफरेंट एग्जाम्पल। आपको एडजेक्टिव की डिफिनीशन बतानी है, उसके एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो हो सकता है कि इस बार आपको एडवर्ब की पूछ ले, एडवर्ब की डिफिनीशन और एडवर्ब के एग्जाम्पल्स पूछ ले। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मेंशन करते हुए बताना है। एडजेक्टिव का पूछा है तो एडवर्ब का, प्रीपोजिशन का, कंजक्शन का, ऐसे कई सारे हैं जो वो अलग अलग तरीके से आपसे डेफिनेटली पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैंने पढ़ाया है, आप हमेशा पहले से पढ़ते भी आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे इसकी क्या डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। जैसे आप परिभाषा देख सकते हैं एडजेक्टिव की दी हुई। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, सीरियल ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। आप फ्रेंड्स अपनी भी लिख लीजिए, जरूरी नहीं कि आप यही लिखिए। एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव वही विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर और सीरियल ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, तो आप अपनी लिखना, इनकी मत लिखना, जो आपको बेस्ट लगे वो आपके लिए, जो आपको याद रहे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स में इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले लिए, आपको मेनली आप बस 2 या 3 इनफ है, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लिखा नहीं है कि कितना एग्जाम्पल दीजिए, बस ये कहा गया एग्जाम्पल दीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा दिया है। द राजधानी एक्सप्रेस इज़ अ फास्ट ट्रेन, तो यहाँ पर फास्ट की बात है। उसके बाद मंगल पांडे वॉज अ ब्रेव सोल्जर, ब्रेव यहाँ पर एडजेक्टिव है। हरिद्वार इज़ अ हॉली सिटी, तो ये हॉली यहाँ पर है। द एन इज़ अ टिनी इंसेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर टिनी एक एडजेक्टिव है। द स्ट्रीट वॉज नैरो, नैरो यहाँ पर एडजेक्टिव है। द फॉक्स इज़ अ कनिंग एनिमल, तो यहाँ पर कनिंग जो है वो एक एडजेक्टिव है। उसके बाद दिया है ऑलवेज ड्रिंक प्योर वाटर, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव की बात हो रही है, तो ये प्योर यहाँ पर जो है वो एडजेक्टिव है। आ ईयर द 12th मंथ, आ ईयर द 12th मंथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे तो यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव फिलहाल दिख ही नहीं रहा है। क्या एडजेक्टिव है इसमें बताइएगा आप लोग ज़रा। फिर यहाँ पर है द क्लास वॉज वेरी क्विट, तो ये क्वाइट है, तो ये यहाँ पर है। उसके बाद द सन इज़ मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, तो ये हॉट यहाँ पर है। तो ये सारी विशेषता दिख गई, लेकिन ये यहाँ पर इस आंसर में ये 12 को बता रहे हैं। 12 मुझे तो नहीं लगता है कि कोई, अच्छा नंबर की बात हो रही ना, हाँ ये यहाँ पर नंबर दिया हुआ है ना ये, इसीलिए 12 यहाँ पर 12 जो दिया गया है वो एक एडजेक्टिव है। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको एडजेक्टिव डेफिनेशन आई और एग्जाम्पल आपने बताया। 21 में पूछा गया है। आई विश कि आपके इस बार के एग्जाम में या तो यही वाला आ जाए या तो वर्ब आ जाए, वर्ब के एग्जाम्पल आ जाए, नहीं तो सबसे बेस्ट नाउन प्रोनाउन है वो आ जाए और उसकी एग्जाम्पल्स आ जाए। तो आई थिंक आप बता लेंगे, और ज़्यादा इंक्लूडेड हो तो प्रकार को भी इंक्लूड कर दे तो नाउन का भी आप बता लेंगे, प्रोनाउन का भी आप बहुत अच्छा बता लेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर मैंने आपको बता दिए, 2 नंबर डन। आगे चलिए नेक्स्ट 2 नंबर पे चलते हैं।
ये भी 2021 में आया है फ्रेंड्स। ध्यान से क्या कहा गया है, ये स्पेलिंग कंप्लीट करना है। ये तो वही छोटे बच्चों वाला पजल हो गया है, क्यों? बहुत आसान है, आपको देख के ही इसका तो कोई वो नहीं, देख के ही हम लोग उसको करते हैं। तो एक है डिफ़िकल्ट और एक है स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, ये भी बढ़िया है फ्रेंड्स। इस पे मत गलती करना, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप ये देखना कि जिन बच्चों का बिल्कुल नहीं तैयार है, उन्हें नहीं आ रहा है, छोड़ चुके थे पढ़ाई, जो भी कर रहे हैं, ब्ला 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 ब्ला, आप कम से कम उन पॉइंट के क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार कर लीजिए जिससे आपको 12 नंबर तो मिल जाए। आप इतना ज़रूर तैयार, जैसे ये 2 नंबर का आया, आप अगर फ्रेंड्स इसको भी नहीं कर पाएंगे तो बहुत ही बेकार बात है, सही बात बोल रही हो। और ये ऊपर वाला भी क्वेश्चन अगर नहीं कर पाएंगे तो अब इतना अगर नहीं आएगा तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर क्या ही कर पाएंगे आप। इसीलिए कम से कम सिर्फ एक्टिव पैसिव एक दिक्कत है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक दिक्कत है जो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन और जितने क्वेश्चन है इतना करिएगा कि 12 नंबर किसी भी कीमत पर पा लीजिएगा। जिनको नहीं आता और जिन्हें आता है फिर वो तो सुपर हाई हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 21 में आया हुआ फिर प्रश्न है, डिस्कस द रोल ऑफ ओरल ड्रिल इन अ टीचिंग ऑफ इंग्लिश। जब आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, पढ़ रहे हो, मतलब ओरल ड्रिल का क्या मतलब रोल है वहाँ पर। आइए देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। ओरल ड्रिल एंड एक्सरसाइज कुड बी बिल्ड एंड स्ट्रेंथन मेमोरी। ओरल ड्रिल जो होता है वो आप कह सकते हैं एक अभ्यास के तौर पर आप में एक स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है, क्योंकि आप रटना, ओरल ड्रिल का मतलब वो बार बार रटना ही नहीं, देखना, एक बार रिकॉल करना वो चीज़। द यूज़ ऑफ दिस टेक्निक, जब हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, नॉट ओनली गिव टू द स्टूडेंट, सिर्फ बच्चों को देने के लिए ही नहीं, चांस टू स्पीक इन द क्लास, चांस टू स्पीक इन द क्लास एंड प्रैक्टिस देयर स्पीकिंग, बट ऑल्सो देयर कम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट कैन बी रीच थ्रू दिस टेक्निक। हम इस टेक्निक के थ्रू सिर्फ पढ़ना ही नहीं सीख रहे या उस चीज़ को रट ही नहीं रहे हैं, हम उस चीज़ को रिकॉल करते हैं, ओरल ड्रिल का मेथड यूज़ करके बार बार उसको रिपीट करते हैं, तो हम मुँह ज़बानी तो बोलते हैं। आप मन में पढ़ना चाहे तो ठीक है, लेकिन मेनली क्या होता है कि जब हमारा एग्ज़ाम रहता है, कोई भी वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम आईएएस का एग्ज़ाम होता है, उससे कोई टफेस्ट एग्ज़ाम अभी तक नहीं है, टॉप 1 रैंकिंग में वही चल रहा है इन द वर्ल्ड में। तो आप देख सकते हो कि सब लोग, वो भी लोग रटते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग भी नहीं याद करते हैं, जी करते हैं, इतनी सारी डेटे हैं कि याद नहीं होगी। तो वो याद करना उस तरह रटना नहीं है, बस हम बार बार उस चीज़ को रिपीट करते हैं, फिर वो चीज़ हमें याद हो जाती है। उसके साथ हमें प्रैक्टिस भी होती है, स्पीकिंग की भी सही रहती है, और जो उसमें कॉम्प्रिहेंशन में जो टेक्स्ट लिखा है उसका जो मेन रीज़न है पढ़ने का वो हम समझ जाते हैं। आगे जैसे आपको फ्रेंड्स एक नॉर्मल सी बात मैं बताऊँ, आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स इतनी टफ हो लैंग्वेज में लिखी रहती है, आप मतलब अलग लैंग्वेज में, मतलब सिंपल लैंग्वेज वाली इजीली लेंगे वो अलग बात है, लेकिन आज अगर नहीं पढ़ते हैं, बात क्या, जो पढ़ता होगा उन्हें पता होगा कि नॉवेल्स में बहुत टफ वर्ड रहता है। तो या तो जब हम लोग, अक्सर ऐसा होता है कि पहले तो नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता था क्योंकि कभी पढ़ते ही नहीं थे, जब पढ़ना स्टार्ट किए हम भी नॉवेल्स, तो क्या होती टफ टफ मीनिंग आई कि वो मीनिंग को फिर छोड़ते गए, पूरी कहानी एटलीस्ट समझ में आ गई कि उस नोवेल में क्या था, लेकिन कोई कहता तो ना एक्सप्लेन कर पाते और ना ही उन वर्ड्स की मीनिंग बता पाते, क्योंकि उसमें नए वर्ड ऐसे आए थे, ऐसे ऐसे नॉवेल्स में वर्ड रहते हैं कि जब कभी पढ़ा ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है, तो मीनिंग तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर उसकी मीनिंग को फाइंड आउट किया, उससे वो कैप बनाया, वो कैप बनाते बनाते फिर वही सारे वर्ड्स मुझे और भी नॉवेल्स की स्टोरी में मिलते गए, तब वो मुझे अब पढ़ना आ गया। तो अब मैं मीनिंग नहीं ढूंढती हूँ, लेकिन पहले मैंने तो पहली बार स्टार्ट किया था, देन मैंने कॉपी ली और अपनी वोकैब को भी साथ ही साथ लिखती गई ताकि मुझे अब आगे मिले तो कर लूँ, अब आदत हो गई। तो क्या हुआ, मैंने उस चीज़ को, जो कंटेक्स्ट लिखा था, कंप्रीहेंशन लिखा था, उस टेक्स्ट को समझा, पढ़ा, फिर मीनिंग भी तैयार हो गई, तो मेरा पढ़ना, मुंह से बोलना, मीनिंग को गेन करना और स्पीकिंग की वो आदत बनाना हैबिट हो गई ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है। क्लियर होता है ना आप सबके साथ भी? अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा। आगे आते हैं, देखते हैं, देखिए क्या है अब स्पीकिंग इंग्लिश में। यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड, ये भाग जाता है बड़ी जल्दी। ओके, स्पीकिंग इंग्लिश में क्या है, स्पीकिंग इंग्लिश आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके लिए बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट है, सब में से बेस्ट है लर्न के लिए। दे अलाउ अस टू कम्युनिकेट विद द अदर, एक्सप्रेस एंड थॉट्स ऑफ फीलिंग, ये हमें अलाउ करती है हम दूसरे से कम्युनिकेट करें और अपनी फीलिंग को, अपनी बातों को, अपने थॉट्स को, अपने थॉट प्रोसेस को हम उनको साझा करें, कम्युनिकेट करें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस। देखिए फ्रेंड्स, ये 2021 में आया प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है, ये सीरीज़ वाले हैं, तो सीरीज़ में तो इतना दे सारा दी है, आपको इतना नहीं लिखना होगा,
आपको जो है ये स्पीकिंग इंग्लिश क्या है ये आप यहाँ तक आप लिख देना बना के अपना, ये पूरा और आगे वाली दो तीन लाइन, बस इससे ज़्यादा आप मत लिखना, इनफ है। दूर दूर लिखना, साफ साफ लिखना एकदम, वैसे भी पेज आपके फिलअप हो जाएंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है। दीज स्किल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर सर्वाइवल, हमारे जीने के लिए, ग्रोथ के लिए, इन आवर एकेडमिक, हमारे एकेडमिक में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हमें इसकी बहुत ज़रूरत होती है। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि एवरी एकेडमिक, हर लेवल के एकेडमिक में, हर लेवल के प्रोफेशनल्स में, बिजनेस के काम में रिक्वायर इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल। हम इसके थ्रू एक अच्छी स्पीकिंग इंग्लिश का इस्तेमाल करके वहाँ पे अपने कार्य को बढ़िया बना सकते हैं। अ पर्सन रिक्वायर इफेक्टिव इंग्लिश, एक बंदे को इफेक्टिव इंग्लिश, प्रभावपूर्ण जो कम्युनिकेशन चाहिए उसके लिए इसको बहुत ज़रूरी है। इन मेनी सिचुएशन लाइक फेस टू फेस का, कभी कभी आमने सामने बात करते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। हम अगर टेलीफोन पे कोई कन्वर्सेशन करते हैं तो वहाँ पर होती, इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, ग्रुप, ये सब, सेमिनार है, सेरेमनी है, समथिंग समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, तो वहाँ पर हम जाते हैं तो आपको अगर वहाँ के इंग्लिश का एनवायरनमेंट है तो आपको भी वहाँ पर फिर अगर नहीं आएगा तो आपको इन्फिनिटी लगती है कि यार मुझे नहीं आता, आना चाहिए था। तो इसीलिए सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। मतलब ये बताया जा रहा है कि अगर आप इंग्लिश की स्पीकिंग कर रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो, तो वो कहाँ कहाँ के आपके लिए यूज़फुल है। क्लियर है फ्रेंड्स? आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस क्या है TLM की, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये भी 2021 में आया है फ्रेंड्स। देखिए अभी तक हमने कितना किया, 2 नंबर 2 वो इंग्लिश वाला लेटर, 2 नंबर 4, फिर तीसरा, ये चौथा, तो आपके कितने नंबर हो गए, 8 नंबर तो यहीं पर क्लियर हो गए। अगर अब आ जाएगा तो कोई फ्रेंड्स नहीं शॉर्ट्स कराएगा, आपको ध्यान रखना, आराम से बता रही हूँ, अपने शब्दों में लिख के आना, ये मत लिख के आना, ज़रूरी है कि यही मत लिखना, ठीक है। अब देखिए इनके एडवांटेज क्या है या प्रिंसिपल क्या है टीचिंग एड्स के। देखिए टीचिंग एड्स शुड बी यूज प्रॉपर्टी टू मेक द टीचिंग मोर इफेक्टिव। यहाँ पर प्रॉपर्टी या प्रोबेबली हुई होना चाहिए, सही था। टीचिंग एड जो होते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री, वो हमारी टीचिंग को बहुत ज़्यादा ही और प्रभावपूर्ण बनाने में हमारी मदद करते हैं। Teaching can become more effective if such aid are used widely, but the use of such aid cannot be provide a guarantee to good teaching। ये जो एड होते हैं ये आपके पढ़ाने के तरीके में चार चांद लगा देते हैं, बट ये कोई गारंटी नहीं रहती है कि ये एक गुड टीचिंग का, मतलब इससे बहुत अच्छी टीचिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि आप जाइए सारे सामान ही लेके आइए, जैसे आप साइंस के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं, इफ़ यू वांट टीच अबाउट ज्योग्राफी, then you buy the globe and put it in the class center of the class। तो क्या बच्चे उस चीज़ से गेन कर लेंगे? क्या उस चीज़ को, ग्लोब को सिर्फ देख के वो समझ जाएंगे? नहीं, आपको उनको हर एक चीज़ को पॉइंट आउट करके बताना होगा, आपको उनको मैप में इंडिकेट करना होगा, तो ये चीज़ क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी हो जाती है। आइए देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, ये एक पॉइंट देख लेंगे फटाफट। टीचिंग एड शुड बी वोवन विद अ क्लासरूम टीचिंग एंड दीज एड शुड बी यूज ओनली द सप्लीमेंट द ओरल एंड रिटन वर्क बीइंग डन इन द क्लास। ये एक सप्लीमेंट के तौर पर है, हमको नीड होगी, नेसेसरी होगा तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ये ज़रूरी नहीं कि हम ऑल टाइम इसका ही यूज़ करें। सेकेंड पॉइंट है वाइल यूजिंग ऑफ एनी टीचिंग एड, जब हम किसी टीचिंग एड्स को यूज़ करते हैं, एन एफर्ट टू बी मेड टीचिंग एड बीइंग यूज इन अ any class in conformity with the intellectual level of the student and accordance with the previous experience of the student। हम यहाँ पर ऐसे एड्स का भी इस्तेमाल करें जब हम पढ़ा रहे हैं तो एक लेवल को भी एजम्पशन करके चलें कि कितना इनको समझ में आएगा, कितने लेवल के ये स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग हम एड्स का भी इस्तेमाल करें, और ऐसे भी कुछ लेके एड्स का इस्तेमाल करें जो इनके अकॉर्डिंग इनकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्टेड हो, तो उनको समझने में क्या होगा, आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है ओनली सच एड बी प्रेफर्ड विच प्रोवाइड अ स्टिमुलस टू द स्टूडेंट फॉर अ ग्रेटर थिंकिंग एंड एक्टिविटी। हम जब इन एड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी सोच बड़ी करने के लिए, उनकी मतलब सोच बड़ी का मतलब है कि उनके मन में ऐसे थॉट प्रोसेस ले आने के लिए कि हाँ ये ऐसा क्यों होता है। आप ग्लोब के बारे में बताएंगे तो पृथ्वी क्यों घूमती है, यहाँ पर दिन क्यों होता है, वहाँ पर रात क्यों होती है, सूरज सुबह क्यों उगता है, दिन भर क्यों, मतलब पूरे ऑल टाइम क्यों नहीं रहता, तो ये सारी चीज़ें उनके मन में उस ग्लोब को देख के आएगी। ऐसे बहुत सारे जो आप मैप दिखाएंगे, डायरेक्शन वाला मैप दिखाएंगे, क्लॉक वगैरह दिखाते हैं, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, बहुत कुछ है। आप बहुत सारी वॉचेस आती है, तो उनके बारे में जब आप उनको बताएंगे तो उनके मन में जो है सोच, उनकी जो सोच का उनका दायरा है वो बढ़ेगा, वो देखेंगे तो सोचेंगे कि हाँ मुझे इस पर काम करना चाहिए।
नेक्स्ट देखिए, द टीचिंग एड यूज शुड ओबे द एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट रील एज फॉर एज पार्टिसिपेबल। यहाँ पर कह रहा है कि आप टीचिंग एड को आप जो है मतलब अगर यूज़ कर रहे हो तो एग्जैक्ट चीज़ें तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम जब कहीं नहीं जा पाते हैं या कुछ नहीं कर पाते तो उसका एक हम मॉडल लेकर आते हैं, तो वहाँ पर वो एकदम एक्यूरेट तो नहीं रहेगा, बट ये है कि वो एज अ कह सकते हैं कि आपको हेल्प करने के लिए सही रहेगा, जिसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ओवरऑल फ्रेंड्स, जितनी भी बातें अभी तक आपने यहाँ पर देखी हुई है, ये आपको टीचिंग एड के बारे में बताया गया कि आप इन जो सामग्री का यूज़ कर रहे हो उनमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसका आप इस्तेमाल करके कार्य को कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स इनके दिए गए हैं, राजन में सारे दिए गए हैं, ध्यान से देखेंगे। दे क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग इन द स्टूडेंट। एक बात अभी तक ध्यान आप ये बहुत ही रख लीजिएगा, ये जो इतनी बातें मैंने यहाँ पर आपको बताई ये तो आपकी सीरीज़ में दिया हुआ था, मैंने आपको पढ़ के बताया कि इसमें पैराग्राफ में क्या एक्चुअल में मेंशन किया गया। आपको ये याद नहीं होने वाला, ये तो क्लियर है कि आप इसको याद नहीं कर पाओगे। ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, ये जो यहाँ पर एडवांटेज लिखी हुई, कभी भी एडवांटेज के बारे में पूछे, ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में पूछे, किसी भी एड्स के बारे में पूछे, तो आप मेनली कुछ ऐसे जो एडवांटेज वाले हैं या कैरेक्टरिस्टिक है वो लिख देना, क्योंकि इनको याद करना आसान है। अगर 2 नंबर में पूछता है तो मैक्सिमम 5 लिखना, 1 नंबर में पूछता है तो मैक्सिमम 3 लिखना, इतना इनफ है और इसको आप इजी याद कर पाएंगे। जो ऊपर पैराग्राफ था वो याद नहीं होगा और वहाँ पर आप हूबहू लिख भी नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप ऐसे पॉइंट्स को तैयार करें जिनको आप इजीली वहाँ पर लिख पाएँ। देखिए, पहला क्या दिया है, दे क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग इन द स्टूडेंट। ये बच्चों के अंदर इंटरेस्ट को पैदा करते हैं, जी हाँ सही है। दूसरा, दे आर टाइम सेविंग बिकॉज दे एक्सप्लेन द आइडिया इजली एंड फ्रीली। ये क्या करते हैं, प्रीसली यहाँ पर है कि ये टाइम सेविंग है। अगर आप किसी पिक्चर आप बता रहे हो, चांद निकलता है, तारा निकलता है, ब्ला ब्ला, बहुत कुछ साइंस का है, इंग्लिश का है, मैथ का, कुछ भी आप बता रहे हो, तो आपको जितनी देर आप एक्सप्लेन करोगे उससे ज़्यादा बेटर है कि आप उस चीज़ का एक मॉडल दिखा दोगे, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए तो प्रोजेक्ट यूज़ किया जाता है, इसीलिए प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। कोई बिजनेस है, कहीं भी है, तो आप देखते हो बड़े कोई काम होता है उससे पहले मीटिंग होती है, प्रेजेंटेशन बनती है। कोई घर बनता है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनाया जाता है, दिखाया जाता है कि ये ऐसा घर रहेगा, हम ऐसा ऐसा पेंट करेंगे। वो तो एक एजम्पशन रहता है ना, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं, करते थोड़ी हैं। तो उससे क्या होता है कि टाइम का सेव होता है और बच जाता है हमारा समय, और हम उस चीज़ को बहुत बढ़िया कर लेते हैं। आगे देखिए, बाय द यूज़ द बर्डन ऑफ द टीचर्स। अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो टीचर का भी बर्डन कुछ हद तक कम हो जाता है, उनको बहुत लोड नहीं लेना पड़ता, वो आसानी से उस चीज़ को समझा पाते हैं क्लास में और सभी बच्चों को समझ में भी आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, द टीचर कैन इम्प्रूव हिज ओन इंग्लिश बाई ऑडियो एड्स। अगर किसी टीचर को मान लीजिए इंग्लिश दे दिया गया है, सडनली कोई टीचर नहीं है पढ़ाने को, तो वो अगर इन एड्स के भी इस्तेमाल से अगर पढ़ाना चाहे तो वो पढ़ा सकता है और अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि टीचर भी तो पढ़ते रहते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि अगर टीचर है तो उन्हें पढ़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, दे आर सोर्स ऑफ वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ हर स्टूडेंट। ये अलग अलग सोर्सेज हैं, अब वेराइटीज़ हैं हम जिनको बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। इंग्लिश इज डिफिकल्ट लैंग्वेज, ये एक टफ लैंग्वेज है। ऑडियो विजुअल मेक इट ईजी। अगर आप ऑडियो विजुअल जिसमें सुनने को भी रहे, देखने को भी रहे, तो वो क्या है, वो आपकी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा ही आसान बना देती है। नेक्स्ट है, अ गुड इंग्लिश टीचिंग इज पॉसिबल ओनली इन ए नेचुरल इंग्लिश एनवायरनमेंट। ऑडियो विजुअल एड हेल्प इन क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट। एक अच्छी इंग्लिश अगर आप किसी को सिखा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं इंग्लिश टू इंग्लिश बोलूँ, बच्चा भी बोले, तो उसके लिए आपको इंग्लिश का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप इंग्लिश का एनवायरनमेंट क्रिएट कैसे करेंगे, उसके लिए आपको ऐसे कुछ ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे वो एक आर्टिफिशियल वहाँ पर इंग्लिश का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए। आगे चलते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, दे हेल्प इन कॉन्सेंट्रेटिंग द अटेंशन ऑफ द पीपल्स इन द लर्निंग ऑफ द लेसन। ये आपको पता है, जब कोई चीज़ चलती रहती है, चमक रही है, कार्टून के रूप में है, तो बच्चे उनको बहुत ही प्यार से, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं। अगर वही आप पोएम बताएंगे तो वो उनको इतनी अच्छी नहीं लगेगी। अगर वही चीज़ एक एड्स के रूप में रहेगी, एड के रूप में रहेगी, एड्स नहीं, एड के रूप में रहेगी, तो वो बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगेगी, वो उनका मन लगेगा, क्योंकि उसमें रंग बिरंगा चित्र है। अब कोई हाथी की, एलिफेंट की पोएम है तो आप तो हाथी बन नहीं पाएंगे, तो हाथी का अगर एक चित्र चलता रहेगा तो वो उनको ज़्यादा मतलब कि फोकस के साथ वो उस चीज़ को पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है, द टीचर कैन फॉलो अप द प्रिंसिपल फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कि कठिन से सरल की तरफ, जो आपने सूत्रों में पढ़ा है उसकी तरफ ये चलते हैं। एंड हेल्प द ऑडियो विजुअल एड, इन्हीं एड्स का इस्तेमाल करके उन चीज़ों सरल से कठिन की तरफ पढ़ते हैं, फिर बच्चों को वो चीज़ समझ में आने लगती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। काफ़ी बढ़िया था। आप उसमें से यहाँ पर देख सकते हैं 9 पॉइंट है, आप 3 4 5 आपको जो ईजी लगे, जो आपको याद हो पाए, उसमें से आप याद कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में फिर आया हुआ है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। कुछ सेंटेंस दो दिए गए हैं, इनको आपको करेक्ट करना है। एक एक नंबर का एक है, 2 नंबर के प्रश्न आपको मैं करवा रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको मैंने अब तक 10 नंबर के प्रश्न आपको बता दिए हैं। ध्यान से देखिए, इसमें अभी तक 10 नंबर को गेन करने के लिए कोई भी ग्रामर का पोर्शन नहीं आया, एक्टिव पैसिव वगैरह नहीं आया। तो आप बहुत परेशान ना हुए कि एक्टिव पैसिव आएगा, हम फेल हो जाएंगे, बैक लग जाएगी, नहीं कर पाएंगे। और भी ऐसे हैं जो एक्टिव पैसिव में वेरी, अब आपके जो एक्टिव पैसिव वाले हैं वो वेरी शॉर्ट वाले में मेनली देखने को मिलते हैं। शॉर्ट वाले प्रश्न इस तरह के आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिसेंट में आया है तो एक उम्मीद है कि इसी तरह आप में भी आएगा। आइए देखते हैं कैसे इसमें करेक्ट करना, दिक्कत क्या है। ऑलवेज टेल द ट्रुथ, ऑलवेज टेल द ट्रुथ, तो यहाँ पर टेल इतना सुटेबल नहीं है। ऑलवेज ये होता है ना, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ध्यान रखना। तो टेल की जगह स्पीक होगा। ही इज सीनियर देन मी, ही इज सीनियर देन मी, तो देन मी की जगह टू मी होगा। देन उतना सुटेबल नहीं, देन की बात जब कंपैरिजन में आती है, यहाँ पर तो सीधी स्टेटमेंट की बात कही जा रही है, ही इज सीनियर टू मी। आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ईजी था वो वाला। तो नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, ये भी 2021 में आया हुआ है, राइट एनी 4 एम ऑफ टीचिंग पोइट्री। फ्रेंड्स, 2 नंबर का आया हुआ, इन्होंने 5 पॉइंट लिए, आपको भी सेम 5 पॉइंट लिखने हैं कि आप अगर पोएम पढ़ा रहे हो तो उसका एम क्या है, क्यों जैसे कोई चीज़ करते हो तो एम होता है हर चीज़ का, वैसे इसका भी है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, क्या है, टू इनेबल द स्टूडेंट टू अप्रिशिएट द ब्यूटी राइम्स एंड स्टाइल ऑफ द पोएम। अप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ाना, प्रोत्साहन देना, उसको और मजबूत करना। तो आप बच्चों को क्या करोगे, जो पोएम की सुंदरता है, ब्यूटी का मतलब ये नहीं कि बहुत सुंदर है, खूब मेकअप हुआ, ब्यूटी का मतलब उस पोएम के अंदर जो उसका अर्थ छिपा हुआ है, जो पोएम बताना चाहती है, जो राइम है, मतलब एक ताल होती है ना लास्ट में, आया जाया गया बार बार, तो वो चीज़, और जो पोएम की एक स्टाइल है, जिस रूप में पोएम कही जा रही है, उस चीज़ को बच्चों को समझाना। मतलब अगर आप पोएम पढ़ा रहे हो तो बच्चों को पहले इस लायक बनाओ कि उन्होंने जो पोएम पढ़ी वो उसके अर्थ को बहुत आसानी से समझ पाएँ कि यहाँ पर क्या चीज़ें बताई जा रही है। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट यहाँ पर हो गया। दूसरा यहाँ पर दिया गया है, टू डेवलप अ टेस्ट फॉर पोइट्री रीडिंग एंड राइटिंग। बच्चों के अंदर जो है रीडिंग को पढ़ने के लिए, पोएम को पढ़ने के लिए और उनको लिखने के लिए मन में उनके हैबिट को ले आना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, टू डेवलप द एस्थेटिक सेंस ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, इमेजिनेशन पावर को उनकी बढ़ाना। ठीक है, एंड टू क्रिएट अ लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर, मतलब इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने के लिए उनमें मन में जो है प्रेम भाव वगैरह ले आना। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी आया हुआ है 2021 का, लेटेस्ट करवा रही हूँ इसलिए पूरा बता रही हूँ जो जो राजन सीरीज में दिया हुआ है, कम से कम अगर कोई पॉइंट किसी को तैयार हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लेसन प्लान, एक अच्छे लेसन प्लान की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, अ गुड लेसन प्लान शुड बी बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। ये जो है, जो एक अच्छा लेसन प्लान होता है ना, वो जो है एक प्रिंसिपल, मतलब एक कोई भी चीज़ अच्छी तभी होती है जब किसी सेट ऑफ रूल पे बनी होती है या अरेंज वे में होती है, और जो उनकी थ्योरी होती है वो साइकोलॉजी के बेस पे जो जो बात लिखी है वो एक्चुअल में है, कुछ उसमें दम है, कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा एक लेसन प्लान कह सकते हैं। फिर दूसरा यहाँ पर है, अ गुड लेसन प्लान मस्ट फॉलो द स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट। यही बात बोली कि वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं कि कैसे आपको बनाना है, पहले क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, ताकि समझ में आए कि हाँ ये लेसन प्लान है। आपने वैसे भी सेकेंड सेमेस्टर में ऑलमोस्ट बनाया है तो आपको आइडिया होगा, क्योंकि इंग्लिश का भी आपने बनाया है ऑलरेडी, इसीलिए लेसन प्लान के बारे में सेकेंड सेमेस्टर में दिया गया है, फर्स्ट में नहीं था। अ गुड लेसन प्लान मस्ट बी गिव द नेचुरल जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये आपको एक आप लिखते हैं ना, सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य, याद आ रहा है, रिकॉल कर पा रहे हैं आप उस चीज़ को, तो वहाँ पर आप एक अच्छे से लेसन प्लान में आप जो जनरल उद्देश्य था वो भी आप लिखते हो, जो स्पेसिफिक उद्देश्य था वो भी आप लिखते हो, तो उसमें आप दोनों को अलग अलग लिख के दोनों बातें मेंशन करते हो। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन टू बी आस्क्ड द स्टूडेंट शुड टेस्ट द वेरियस मेंटल एबिलिटी। हम उसमें क्वेश्चंस भी करते हैं बच्चे से, और उनकी जो मानसिक एबिलिटी है कि कितना वो सीख पाए, कितना उनको पता है, वो भी चेक करते हैं लेसन प्लान में ही। उसके बाद यहाँ पर ए गुड लेसन प्लान शुड अडॉप्ट द अप्रोप्रिएट मेथड। एक सही मेथड में ये चलते हैं, हमें इसके थ्रू बहुत कुछ बता सकते हैं कि हमने क्या 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 किया है। टेक्निक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर, नीड ऑफ द स्टूडेंट एंड द लेवल ऑफ द स्टूडेंट। बच्चों का भी एक, अगर कोई लेसन प्लान को पढ़ता है तो उससे एक उसको ये एजम्पशन लग पाएगा, आकलन हो पाएगा कि बच्चे को क्या क्या पढ़ाया गया, बच्चे को कितना आता है, और टीचर ने बच्चे को क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की, तो दोनों के बारे में अच्छी चीज़ें पता चल जाती हैं। नेक्स्ट है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडियो विजुअल एड शुड बी गिवन इन, मतलब आप क्या सामग्री का यूज़ करके पढ़ा रहे हो उसके बारे में भी वहाँ पर आप बताते हो, किसकी हेल्प से पढ़ा रहे हो।
नेक्स्ट यहाँ पर है समरी ऑफ द लेसन शुड मे ऑल्सो बी गिवन एज गुड लेसन। एक जो समरी होती है, एक अच्छे लेसन प्लान में लास्ट में सारांश और निष्कर्ष कंक्लूजन नहीं लिखते थे आप, तो वही चीज़ है कि हम एक अच्छे लेसन प्लान में इसको भी ऑलरेडी वहाँ पर मेंशन करते हैं, चाहे वो हिंदी का लिखे चाहे वो इंग्लिश का लिखें। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, टाइम शुड बी जस्टिफिकली डिस्ट्रीब्यूट अमंग द वेरियस लेसन। जो यहाँ पर है हम उसमें टाइम को भी बताते हैं कि हमने इतने बजे ये पढ़ाया, इतने बजे ये पढ़ाया, किस टाइम पर क्या क्या, ये भी वहाँ पर पूरा हम जस्टिफाई करते हैं और हर एक चीज़ को अच्छे से बताते भी, एक स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट है रिवीजन वर्क भी मिलता है, हम उनको देते हैं, एक्सरसाइज वगैरह भी, होमवर्क वगैरह भी हम उसमें ऑल्सो मेंशन करते हैं कि हमने जब पढ़ाया तो क्या क्या चीज़ें उसमें दी। जैसा आपने लेसन प्लान बनाया था वही सेम बात है, जो उसमें किया था वो यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है। लेसन प्लान शुड बी रिटन फॉर्म, ये लिखित फॉर्म में होता है, लिखा जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट, टाइम, प्लेस, टॉपिक, ड्यूरेशन शुड बी मेंशन, उसमें सब्जेक्ट रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया, टाइम रहता है, क्लास रहती है, टॉपिक रहता है, क्या क्या किया, कब किया, सब कुछ रहता है। लेसन प्लान शुड बी सिस्टमैटिक, लेसन प्लान जो होता है वो सिस्टमैटिक होना चाहिए और एक ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए। ये नहीं कि पहले आप निष्कर्ष लिख दो फिर लास्ट में आप लिखो कि आपने कौन सी क्लास में पढ़ाया। तो ये सारी बातें हैं जो आप लिख सकते हैं। मैंने सारे पॉइंट बताए, इन्होंने 12 पॉइंट दिए, मैंने 12 बातें आपको क्लियर बताई। आप इसमें से कोई 6 कोई 7 जो जो भी आपको ईजी तरीके से याद हो पाए वो आप याद कर लीजिए, लिखने का प्रयास करिए तो लिख लेंगे। नेक्स्ट आइए बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एक परिभाषा पूछी गई एग्जाम्पल के साथ, जो 2020 में आया हुआ प्रश्न है। ये भी 2 नंबर का प्रश्न मैं आपको करवा रही हूँ, सारे अभी तक के 2 नंबर के प्रश्न मैं आपको करवा रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से आपको पहले मोटे मोटे वो क्वेश्चंस को करवाना चाहती हूँ जिसमें आप इसको पास हो पाए ताकि दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर आपसे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की छोटी सी परिभाषा पूछी गई है, आपको बताना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन जरूर याद कर लीजिएगा, उनके एग्जाम्पल और उनके प्रकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक तो प्रश्न आ ही जाएगा। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्या परिभाषा दी गई है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन डोनेटिंग अ क्वालिटी, एक्शन को बताता है, क्वालिटी को दिखाता है, स्टेट को बताता है, दशा को बताता है, समथिंग विच कैन नॉट बी सीन, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, जैसे गुडनेस ट्रुथ, गुडनेस क्रिएशन, ऑनेस्टी, लाफ्टर, स्लीप वगैरह वगैरह। तो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक अच्छी सी परिभाषा और उसके एग्जाम्पल्स अपने तरीके से जो आपको याद हो वो आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ये मेथड से भी आ गया, 2 नंबर का प्रश्न है, ये भी आप लिख के आराम से नंबर गेन कर सकते हैं। ये 2020 में आया। अब आइए इनकी कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं क्या है, एक एक को देखेंगे। पहली दी है डॉक्टर वेस्ट वन ऑफ दोज हु फर्स्ट पेड अटेंशन टू द सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग द वोकैब एंड टुक द फर्स्ट स्टेप इन द रिफॉर्म। इन्होंने जो फॉर्म बनाया था, इन्होंने मेनली जो फोकस किया है, जिसको अटेंशन दिया, जैसे ज़्यादा कार्य किया है, वो ऐसे वोकैब पे ज़्यादा वर्क किया है। इन्होंने वोकैब पे ज़्यादा वर्क, शब्दों का संग्रह करके उस पर ज़्यादा कार्य किया हुआ है। आगे देखिए क्या दिया है, वेस्ट न्यू मेथड इज़ वेरी इफेक्टिव, ये बहुत प्रभावपूर्ण है, बहुत अच्छा है मेथड इन द टीचिंग, पढ़ाने में, ऑफ रीडिंग, पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है, थ्रो, क्योंकि पढ़ने के लिए तभी पे, इसीलिए वोकैब अगर आपका सही रहेगा, आप शब्दों को जब पढ़ ही नहीं पाएंगे तो मीनिंग तो जानना बहुत दूर है। इसीलिए इन्होंने पहले शब्दों को पकड़ा, शब्दों को सिखाया ताकि वो शब्द जब पढ़ते समय रीडिंग के दौरान आए तो आप उनको पढ़ पाएँ। थ्रो इट हैज़ सम इम्पॉर्टेंट पेडागॉगी होता है ना, वही पेडागॉगिकल ड्रॉबैक है। इनमें क्या होता है कि ये पढ़ने के लिए आपको लिटरेरी है, हम पेडागॉगी में क्या पढ़ते हैं, हम जैसे किसी चीज़ का सार है, पूरी थ्योरी है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो वही सारे सेक्शंस को पढ़ने के लिए इनमें वोकैब की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि स्टोरी है, नॉवेल्स है, कहानी है, पोएम में तो कम, लेकिन नॉवल और स्टोरी लिटरेचर के फॉर्म में जो रहता है उन्हें बहुत मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, इन द व्यू ऑफ लिमिटेड टाइम, शॉर्ट ऑफ टाइम में नाउ अवेलेबल फॉर टीचिंग इंग्लिश, कंसीडर द फैक्ट द मोस्ट ऑफ द इंडियन चिल्ड्रन विल नीड ओनली अ पैसिव नॉलेज फॉर इट इन देयर फ्यूचर ऑक्यूपेशन, दिस मेथड वॉज प्रॉफिटेबली एम्प्लॉयड इन टीचिंग एंड लैंग्वेज इंडिया। ये ब्ला 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 रीजन दिए हैं, इसमें कहा गया है कि ये मेथड बहुत अच्छा है, इसके थ्रू आप क्या कहते हैं कि जो भारत के बच्चे हैं उनको इंग्लिश बोलना कम आती है इन कंपैरिजन टू फॉरेन की कंट्री, क्योंकि वो नॉर्मल जैसे हम हिंदी बोलते हैं वैसे वो इंग्लिश बोलते हैं, उनके लिए हिंदी टफ है, हमारे लिए इंग्लिश टफ है। तो वहाँ पर है कि अगर आप इस चीज़ को वोकैब को पकड़ के चलते हैं, धीरे धीरे आपकी हैबिट बनेगी, तो आपको फ्यूचर में जॉब वगैरह लेने के लिए ये मेथड काफ़ी प्रभावपूर्ण रहेगा, आपको हर जगह ये मदद ही करेगा। आगे चलिए फिर क्या दिया है, 4th पॉइंट है, द ग्रेडेड रीडर और कंपेनियन, कंपोजिशन बुक, सप्लीमेंट्री रीडर, टीचर हैंडबुक्स वेल ऑल इंटरेस्टेड अपीयर टू बी हेल्पफुल, द प्रैक्टिस एक्सरसाइज आर वेरी क्विट इंटरेस्टिंग। ये आपको बातें दी गई कि आप अब जो है इससे बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, पढ़ने के दौरान आपको हैबिट बनेगी, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, टीचर्स की किताब सीख सकते हैं, सप्लीमेंट्री कुछ रीड कर सकते हैं।
आपको 1-2 पॉइंट रीडिंग से इनसे रिलेटेड आपको पॉइंट लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप इतना तो याद नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ये वाला दिया है पहला पॉइंट, ये 2 पॉइंट तो आप मेनली याद कर लीजिए, कुछ रीडिंग से बना लीजिए कि आप इस मेथड्स का यूज़ करके आप ऑक्यूपेशन वगैरह पा सकते हैं, एम्प्लॉयड हो सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिल सकती है, बहुत कुछ रीड कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर। ये 2020 का प्रश्न है, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए 21 का क्वेश्चन था, 21 में भी यही आया था, 20 में भी आया, तो रिपीट हुआ ना। तो 21 के बहुत सारे, आप 2021 के सारे सब्जेक्ट के पेपर को कम से कम 3-4 बार जरूर लगाइए, 21 और 20 का, क्योंकि ये दोनों रिपीट होने की 100% चांस है कि रिपीट होंगे। तो रिपीट हुआ ना, तो वही चीज़ यहाँ पर भी देखिए, ऑडियो विजुअल एड इन्हेंस मतलब बढ़ाता है, प्रोत्साहित करता है टीचर की स्किल्स को, क्योंकि वो टीचर की जो योग्यता है उनमें आपको 4 चांद लगा देता है और मदद कर देता है। विच हेल्प टू मेक द लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव, जो आपके मदद क्या करता है कि जो आप पढ़ा रहे हो कर रहे हो उसको बहुत प्रभावपूर्ण बना देता है, ताकि बच्चे उसको आसानी से सीख पाएँ, ठीक है। और क्लासरूम को भी बहुत एक्टिव बनाए रखता है, एकदम बच्चे सब एक्टिव रहते हैं, कोई बाहर नहीं देखता है, कोई कुछ नहीं करता है, सब जो पढ़ाया जा रहा है सामने देखते हैं, पढ़ते हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये हेल्प आपको काफ़ी कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, ये भी देखिए 2020 में ये भी 2 नंबर का एक प्रश्न जरूर आएगा आपका। तो यहाँ पर फिल करने का इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको इसको देखना ही होगा। तो ये पहला वाला इंस्ट्रक्शन है, दूसरा क्या है, सेंटेंस है। आगे आइए, चलिए बढ़ते हैं आर्टिकल की तरफ। ये 2020 का है। अब ग्रामर का प्रश्न यहाँ पर आया है, यहाँ पर दिया आई शॉ डैश कैट यस्टरडे। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ए भरेंगे कि एन भरेंगे। हम जानते हैं कि वॉवल के साथ एन लगाते हैं, अदरवाइज हम ए लगाते हैं। और डेफिनेट अगर कोई चीज़ है तो यहाँ पर हम दा लगाएंगे। ये है इनडेफिनेट, तो आई सॉ अ कैट, तो यहाँ पर हमने एक बिल्ली देखी, तो यहाँ पर आ होगा। नेक्स्ट दिया है आई हैव डैश ऑरेंज, एन ऑरेंज या ए ऑरेंज। हम जानते हैं कि हम वॉवल ओ ए ई आई ओ यू 5 वॉवल होते हैं, तो यहाँ पर ओ है तो यहाँ पर हम एन फिलअप करेंगे। तो 2 नंबर का प्रश्न हो गया कि नहीं हो गया, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब पोइट्री राइटिंग का, पोएम को लिखने का क्या एम है, ये देखिए। पोइट्री इज बीइंग टॉट बिकॉज इट प्रोवाइड द स्टूडेंट विद अ काइंड ऑफ लिंग्विस्टिक एक्सपीरियंस। ये आपको एक भाषा का, क्योंकि पोएम से भी लिंग्विस्टिक का मतलब क्या है, भाषा, भाषात्मक विकास, तो आपको वो एक्सपीरियंस मिलता है आप जब इसको पढ़ते हो। तो द जनरल एम ऑफ टीचिंग पोइट्री आर, इनका मेन एम देखो, पहला पॉइंट है टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन, बच्चों के मन में पहले तो पोइट्री क्यों पढ़ रहे हैं, पोइट्री से क्या लाभ होगा, उसका इंटरेस्ट पैदा करो। तो लिखेंगे तो पढ़ेंगे भी। दूसरा, टू इनेबल द स्टूडेंट टू ड्राइव द एस्थेटिक प्लेजर ऑफ द पोइट्री, पोइट्री का जो सार है, पोइट्री क्या कहना चाह रही है, पोइट्री में क्या अर्थ छिपा हुआ है, वो एस्थेटिक प्लेजर उनके मन में आपको ड्राइव करवाना होगा, बताना होगा, उनके मन में सोचने का भी थॉट प्रोसेस क्रिएट करना होगा। फिर यहाँ पर तीसरा है टू डेवलप द इमेजिनेटिव फैकल्टी ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों के अंदर जो कल्पना चीज़ें, क्योंकि पोएम से हम कल्पना जगत की तरफ घूमते हैं, क्योंकि पोएम दिखती तो है नहीं, बस हम इमेजिन करते हैं, तो वो भी उनके मन में इमेजिनेशन का जो एक गुण है वो ले आना। वैसे बच्चे काल्पनिक तो है ही हैं, आगे चल के पोएम की तरफ उनका मन लगाना। नेक्स्ट है टू एक्वेंट द स्टूडेंट विद अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ, बच्चों के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टाइल की पोएम है, उनके साथ उनको रिलेट करना। आगे आइए, यहाँ तक क्लियर। शॉर्ट क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, वो भी आपको पवन के सीरीज के शॉर्ट क्वेश्चंस करवा रही हूँ, लेटेस्ट पेपर के ही अभी तक मिले हैं जितने पेपर में आए हैं। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पीसफुली हर एक चीज़ को पढ़ने का प्रयास करिए, जो आपके लिए काफ़ी हद तक बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट्स आपको कोई नहीं करवाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसीलिए आपको एक एक लाइन पढ़ पढ़ के बता रही हूँ क्या मीनिंग दी गई है। चलिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा क्लास को, क्योंकि आपका लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट्स करने हैं आपको, चाहते हैं कि मैं सारे शॉर्ट्स करवाऊँ आपको, तो आपको ये काम ज़रूर करना पड़ेगा। अब देखिए, एक लेटर है, ये लेटर यहाँ पर क्या है, ये 20 में आया हुआ प्रश्न है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड, आपके भाई की शादी को अटेंड करने के लिए आप अपने मित्र को लेटर लिख रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, फिलहाल आप अपने तरीके से ही लिखना। आपको पूरा देखो, यहाँ पर एड्रेस लिखा गया है ये, ठीक है। ये इस साइड ये आपका इनफॉर्मल लेटर है, जाहिर सी बात पता है, विकासपुरी न्यू दिल्ली 20 अप्रैल टू 22, अभी अब की बार का ही लिखा गया, इसके भाई शादी अभी हुई थी। तो डियर अतुल, फिर ये पूरा दिया है, आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट माई ब्रदर्स मैरिज हैज़ बीन फिक्स, मेरे मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मेरे भाई की शादी तय हो गई है। द मैरिज सेरेमनी शेड्यूल, मैरिज की जो शादी का लगन है वो पूरा फिक्स कर दिया गया है। टू टेक प्लेस ऑन 20 मई, जो 20 मई को होगी। दिस इज एन एडवांस इन्फॉर्मेशन टू यू, ये तो पहले से तुमको इन्फॉर्मेशन है। ए फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड इज बीइंग सेंड टू यू सेपरेटली होगा, एक कार्ड जो है वो आपको भेजा जाएगा फिलहाल के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है,
इन द ब्राइडल साइड ऑफ द फ्रॉम द नोएडा एंड रिसेप्शन विल बी हेल्ड इन द कम्युनिटी सेंटर हॉल, यहाँ पर होगा और राजौरी गार्डन में होगा, विच इज़ क्लोज टू यू, जो तुम्हारे आसपास कहीं पर होगा, योर रेसिडेंस तुम्हारे घर के आसपास। द ब्राइड ग्रूम इज़ वर्किंग इन अ सेल्स एग्जीक्यूटिव इन अ पब्लिक सेक्टर में, यहाँ काम करते हैं वो लोग। इट वुड बी रिस्पेक्ट टू प्लीज़ मेक इट कन्वीनियंट टू अटेंड द, बहुत ही अच्छा होगा कि आप वहाँ पर आएंगे रिसेप्शन में, द मैरिज सेरेमनी में भी अलॉन्ग विथ योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। आई होप यू विल रिस्पॉन्ड टू माई इन्विटेशन, आप मेरे निमंत्रण का मुझे रिप्लाई देंगे। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, और मेरा जो मतलब ये मैसेज है अपने पेरेंट्स को भी आप ज़रूर बता दें। योर लवलिंगली पवन। ठीक है, इतना बढ़िया निमंत्रण दिया गया है तो जाना बनता है। क्लियर? तो ऐसे आप इनका चाहो लिख लो या अपने तरीके से लिख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या लिखना प्रेफर करते हो। आगे चलते हैं, क्योंकि लेटर तो आपको ही लिखना पड़ेगा, लेटर को याद करने का कोई तरीका नहीं है। ये 19 के सेकंड में आया है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या बातें कही गई हैं। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 19 में दूसरी बार पेपर हुआ था, जिस भी रीजन से हुआ होगा। डिफाइन द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को फिर डिफाइन करने के लिए आया। 21 में आया हुआ था एडजेक्टिव को डिफाइन करना एग्जाम्पल, 19 में मतलब 19 का 1 साल का इंटरवल देके 21 में पूछा था, तो 20 का 1 साल का इंटरवल देके 22, तो 20 क्वेश्चन फ्रेंड्स। थोड़ा ऐसे एनालिसिस लगाओ कि कैसे रिपीट हो रहा है। एडजेक्टिव की डेफिनेशन दे दो, एन वर्ड दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी, क्वांटिटी, नाउन ऑफ प्रोनाउन, नंबर वगैरह, तो ये सब है। ब्यूटीफुल गर्ल डेफिनेशन आप बढ़िया लिख लोगे, एग्जाम्पल भी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, राइट 4 सेंटेंस ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, किसी भी आपको टॉपिक दिया है, इसमें 4 सेंटेंसेस लिखने हैं। 19 में आए, एक पॉल्यूशन का दिया है और एक आपको वैल्यू ऑफ हेल्थ पे दिया है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। देखते हैं 4 पॉइंट। पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंटामिनेंट इन द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट कॉज द एडवर्स चेंजेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोल्यूशन अगर होगा तो बहुत सारे चेंजेस होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होंगे। कंटामिनेंट लिखा हुआ है, ठीक है, आपको इसका बहुत ज़्यादा ही गलत प्रभाव पड़ेगा, हानिकारक होंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है, पोल्यूशन कैन टेक द फॉर्म ऑफ द केमिकल सब्सटेंस एंड एनर्जी एंड नॉइज एंड हीट एंड लाइट। इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, केमिकल सब्सटेंस वगैरह जो डाला जाता है, उड़ता रहता है, तो आपके एनर्जी में, नॉइज में, हीट में, लाइट में काफ़ी फर्क पड़ेगा। ये प्रश्न दिए फ्रेंड्स, इसको आप नहीं पढ़ो तो ज़्यादा बेस्ट है। आप अपने तरीके से अगर 4 पॉइंट कोई भी लिख दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इनका बहुत टफ है, आपको याद नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ हेल्थ की क्या वैल्यू है, तो इट इज़ हेल्थ इज़ वेल्थ। जाहिर सी बात है, जिसके पास हेल्थ है उसके पास ही सबसे बड़ा धनी वही है जो स्वस्थ है। धनी ने आपके पास स्वस्थ ही नहीं है, आपकी डेथ हो जाएगी, सभी की डेथ हो जाएगी। बहुत पैसे वाले हो, 50 साल में ही, 35 साल में डेथ होगी, तो क्या ही मतलब उस पैसे का। तो वही है हेल्थ इज़ वेल्थ। एक टॉपिक, हेल्थ, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपने हेल्थ खो दी, अपना स्वास्थ्य खो दिया, तो आपने सब कुछ खो दिया, आप कितने भी बड़े पैसे वाले क्यों ना हो। नेक्स्ट यहाँ पर, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ द वर्क इज लॉस्ट। अगर आपकी हेल्थ ही नहीं है तो आप किसी काम करने के लायक ही नहीं, क्षमता ही नहीं, आपने सब कुछ लॉस्ट कर दिया। इनएबिलिटी टू वर्क लीड द पॉवर्टी एंड मिजरी ऑफ द अदर हैंड। अगर आप कोई योग्य ही नहीं हो, आपके अंदर क्षमता ही नहीं, तो आप अपनी चीज़ को दूसरे के ऊपर हैंड ओवर करोगे, और हैंड ओवर जैसे ही करोगे फिर आपका सब कुछ खराब होना शुरू हो जाएगा। तो आप गुड हेल्थ के बारे में ये 3 पॉइंट तो ले ही सकते हैं, बाकी 1-2 पॉइंट अपने आप से बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके फ्रेंड्स, फिर यहाँ तक करा दिया है, बाकी का शेष जो है आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, क्योंकि क्लास आपकी बड़ी हो गई। इतना आपके लिए आज एनफ है। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो आपको करवाऊंगी, पूरे क्वेश्चंस बताऊंगी। होपफुली क्लास अच्छी होगी, सबको समझ में आएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अपने कमेंट बॉक्स में ओपिनियन बताइएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन पूरे करवाएं, करना है आपको। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आप तो आज का पवन का करवा रही हूँ, फिर आपको राधन का करवाएंगे, तो वीडियोस बनेंगे, जाहिर सी बात है सब कुछ बताऊंगी, लेकिन आप कहेंगे तब। चलिए फ्रेंड्स, फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नई बातें करेंगे नए टॉपिक के साथ। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया, लाइक कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।